स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो आइए शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुए समारोह में सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना का शुभारंभ किया। 11 राज्यों की 11 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों द्वारा संचालित सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना को बेहद अहम पहल माना जा रहा है। पीएम ने 500 अन्य प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में गोदाम और कृषि भंडारण से जुड़ी सुविधा निर्माण का भी शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने देश भर में 18,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कंप्यूटरीकरण का भी शुभारंभ किया। पीएम ने कहा कि आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में सहकारिता की बहुत बड़ी भूमिका है। पीएम ने सहकारिता के क्षेत्र में महिलाओं की बड़ी भागीदारी को सराहा और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने में भी सहकारिता की बड़ी भूमिका बताई। पीएम ने श्री अन्न को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों का भी उल्लेख किया। पीएम ने कहा कि सहकारी ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्था के कायाकल्प का प्रामाणिक तरीका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में 35,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। पीएम ने विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से जुड़कर इन परियोजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री ने रायगढ़ में एनटीपीसी के 1600 मेगावाट के लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन के पहले चरण को राष्ट्र को समर्पित किया। पीएम ने इसके 1600 मेगावाट के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की 3 प्रमुख फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। इनमें कोयले की तेज, पर्यावरण अनुकूल और कुशल मशीनीकृत निकासी में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि डबल इंजन सरकार ने चुनाव में दी गई गारंटी तेजी से लागू कर दी है। पीएम ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण गरीब, किसान, युवा और नारी शक्ति के सशक्तिकरण से होगा। प्रधानमंत्री ने पूर्व पीएम राजीव गांधी का वो बयान याद दिलाया जिसमें उन्होंने कहा था कि केंद्र से भेजे गए 1 रुपये में से 15 पैसे ही पहुंचते हैं। पीएम ने कहा कि पिछले 1 दशक में केंद्र सरकार ने 34 लाख करोड़ रुपए सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजे हैं। पीएम ने कहा कि कांग्रेस के मन में केवल सरकार बनाना रहा, देश को आगे बढ़ाना कभी कांग्रेस का एजेंडा नहीं रहा। लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, गोवा और चंडीगढ़ में साथ मिलकर चुनाव लड़ने की घोषणा कर ही दी है, लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया। दिल्ली में 7 सीटों में से 4 पर आम आदमी पार्टी और 3 पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक ने बताया कि गुजरात में कांग्रेस 24 सीटों पर और आम आदमी पार्टी 2 लोकसभा सीट भरूच और भावनगर पर लड़ेगी। हरियाणा में 1 सीट कुरुक्षेत्र आम आदमी पार्टी के खाते में गई है, जबकि चंडीगढ़ लोकसभा सीट और गोवा की 2 सीटों पर कांग्रेस ही चुनाव लड़ेगी। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को बेमेल बताया है। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं के दम पर बीजेपी दिल्ली की 7 सीट जीतेगी। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने कहा कि इस गठबंधन का कोई सिर पैर नहीं है और दोनों पार्टियों ने हार का ठीकरा फोड़ने के लिए एक दूसरे से गठबंधन किया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने यूपी एमपी की सीटों पर समझौता किया है। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 17 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ी हैं। मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से कांग्रेस ने एक खजुराहो सीट समाजवादी पार्टी को दी है। आपने कई बार इस बात पर जोर दिया है कि वो इंडी के साथ है, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए अलग अलग राज्यों में लगातार अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली मामले पर ममता बनर्जी सरकार लगातार घिरती जा रही है। इस बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम ने शनिवार को दोबारा संदेशखाली का दौरा किया और पीड़ितों से मुलाकात की।
एनएचआरसी की टीम ने शुक्रवार को भी संदेशखाली का दौरा किया था। संदेशखाली की महिलाओं ने टीएमसी नेताओं पर जमीन पर कब्जा करने और महिलाओं के साथ यौन शोषण का आरोप लगाया है। संदेशखाली हिंसा के मास्टरमाइंड शाहजहां शेख को गिरफ्तार करने की मांग की गई है। वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने शाहजहां शेख को चौथा समन भेजा है और 29 फरवरी को कोलकाता स्थित अपने दफ्तर बुलाया है। बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ममता बनर्जी पर मुख्य आरोपी और टीएमसी नेता शेख शाहजहां को संरक्षण देने के आरोप लगाए। भ्रष्टाचार, अराजकता और महिलाओं के शोषण के आरोपों में घिरी ममता सरकार के सुर बदल गए हैं और अब वो लोगों को न्याय दिलाने की बात कर रही हैं। हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन के बीच पंजाब के मुख्य सचिव अनुराग वर्मा ने हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल को पत्र लिखकर पीजीआई रोहतक में भर्ती किसान प्रीतपाल सिंह को पंजाब के अधिकारियों को सौंपने का अनुरोध किया है। किसान आंदोलन के कारण आम लोगों को तो परेशानी हो ही रही है, स्थानीय फैक्ट्री मालिकों और कारोबारियों को भी काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। पीएम मोदी के गुजरात के जामनगर में उन्होंने रोड शो किया। रोड शो में पीएम का लोगों ने भव्य स्वागत किया। लोगों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। पीएम ने हाथ हिलाकर लोगों का किया अभिवादन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल द्वारका में एक सार्वजनिक समारोह में लगभग 980 करोड़ रुपए की लागत से बने द्वारका के ओखा से बेट द्वारका को जोड़ने वाले सुदर्शन सेतु का लोकार्पण करेंगे। पेपर लीक के आरोपों के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई है। भर्ती परीक्षा 17 और 18 फरवरी को आयोजित की गई थी। प्रदेश सरकार अगले 6 महीने के अंदर भर्ती परीक्षा फिर से करवाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसटीएफ जांच और अब तक की कार्रवाई की समीक्षा के बाद शनिवार को ये फैसला लिया। उन्होंने कहा कि परीक्षाओं की शुचिता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता और युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर गृह विभाग ने परीक्षा निरस्त करने का आदेश भी जारी कर दिया है। भर्ती बोर्ड को लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। सरकार ने प्रकरण की जांच एसटीएफ से कराए जाने का निर्णय लिया है और 6 माह के अंदर पूरी शुचिता के साथ फिर से परीक्षा कराने और उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की सेवा से अभ्यर्थियों को निःशुल्क सुविधा उपलब्ध करवाने के निर्देश भी दिए हैं। पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द किए जाने का अभ्यर्थियों ने स्वागत किया है। परीक्षार्थियों ने कहा कि इस मामले में दोषी लोगों के घरों पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा बीते 11 फरवरी को आयोजित की गई समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 से जुड़ी शिकायतों की भी जांच कराने का निर्णय लिया है। असम सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में बाल विवाह पर रोक के लिए मुस्लिम विवाह एवं तलाक पंजीकरण कानून 1935 खत्म कर दिया है। शुक्रवार देर रात हुई कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि ये बाल विवाह को खत्म करने की दिशा में भी एक कदम है। इस कानून में ऐसे प्रावधान थे कि अगर दूल्हा और दुल्हन शादी की कानूनी उम्र यानी लड़कियों के लिए 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल के नहीं हुए हैं तो भी शादी को पंजीकृत कर दिया जाता था। असम सरकार ने बताया कि मुस्लिम विवाह एवं तलाक पंजीकरण कानून खत्म होने के बाद मुस्लिमों की शादी का पंजीकरण भी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत जिला आयुक्त और जिला रजिस्ट्रार कर सकेंगे, जो कि पहले मुस्लिम विवाह रजिस्ट्रार कराते थे। सरकार ने ऐलान किया है कि मुस्लिम विवाह का पंजीकरण करने वाले रजिस्ट्रार्स को हटाया जाएगा और उन्हें एक मुश्त 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। कैबिनेट मंत्री जयंत मल्ल बरुआ ने इसे समान नागरिक संहिता की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली विश्वविद्यालय में 24 फरवरी को अपना 100वां वार्षिक दीक्षांत समारोह संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने युवाओं से आह्वान किया कि सरकारी नौकरियों के अलावा भी रोजगार के क्षेत्र में आपका भविष्य है। उन्होंने युवाओं से उद्यमी बनने पर जोर दिया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी मुख्यालय में पार्टी के राज्य चुनाव प्रभारियों और सह प्रभारियों के साथ बैठक की। उत्तर प्रदेश के अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सिंहपुर ब्लॉक में जनसंवाद यात्रा के दौरान बुजुर्गों और अन्य लोगों से बातचीत की। कांग्रेस नेता और उत्तराखंड के पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत को प्रवर्तन निदेशालय ने समन जारी किया है। उत्तराखंड पाखरो रेंज घोटाले मामले में ईडी ने उन्हें 29 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी ने धन शोधन अधिनियम के तहत जांच में 7 फरवरी को हरक सिंह रावत और अन्य लोगों के परिसरों की तलाशी के दौरान लगभग
1 करोड़ 20 लाख रुपए मूल्य की भारतीय और विदेशी मुद्रा, सोना और काफी संख्या में दस्तावेज जब्त किए थे। जम्मू कश्मीर में एनआईए ने हंदवाड़ा नार्को टेरर केस में लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन से संबंधित 4 आरोपियों की संपत्तियों को कुर्क किया है। मामले में एनआईए ने 15 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है और अब तक कुल 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा कि पिछले 14 सालों में कालाजार के मामलों में 98% की गिरावट आई है। गुरु रविदास जयंती के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर अपने संदेश में कहा कि उनका पूरा जीवन जातिगत और सामाजिक भेदभाव को मिटाने, प्रेम और सौहार्द को बढ़ाने और भक्ति भाव का संचार करने के लिए समर्पित रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत रविदास जयंती पर सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर रविदास जी को नमन करते हुए लिखा, गुरु रविदास जी जयंती पर उन्हें आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। समानता और समरसता पर आधारित उनका संदेश समाज की हर पीढ़ी को प्रेरित करता रहेगा। प्रधानमंत्री ने संत रविदास जी को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए एक वीडियो भी साझा किया। 24 फरवरी को संत रविदास जी की जयंती पूरे भारतवर्ष में मनाई जाती है। भाजपा कार्यालय में भी संत रविदास जयंती के मौके पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित की। आज माघ पूर्णिमा के दिन प्रयागराज में श्रद्धालुओं ने संगम के घाट पर डुबकी लगाई। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन देवतागण पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए आते हैं। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत पर फैसला 1 मार्च के लिए सुरक्षित रख लिया है। ईडी ने दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें तलब किया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि वो तेजस्वी यादव परिवार एमओआई समीकरण चलाने वाले लोग हैं। वो बस माता पिता का आशीर्वाद लेते रहें, इससे ज्यादा उनका कुछ नहीं होना है। महाराष्ट्र में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम तक नहीं लेने वाले शरद पवार को आज वोट बैंक के लिए उन्हें उनकी याद आ रही है। उत्तर प्रदेश के कासगंज में एक सड़क हादसे में 24 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 10 घायल हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली के बेकाबू होकर तालाब में गिरने की वजह से यह हादसा हुआ। मृतकों में 7 बच्चे और 8 महिला श्रद्धालु शामिल हैं। हादसे की जांच अभी भी जारी है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए एक्स पर लिखा कि हृदय विदारक उत्तर प्रदेश के कासगंज में ट्रैक्टर ट्रॉली के तालाब में गिरने से हुआ हादसा दुख से भर देने वाला है। इसमें जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति मेरी शोक संवेदना है। यूपी प्रशासन की तरफ से कासगंज हादसे में मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। यूपी के अयोध्या धाम में भक्त राम मंदिर में भगवान रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। यूपी के आगरा में हॉट एयर बैलून सफारी सेवा की शुरुआत की गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि यूसीसी उत्तराखंड से निकला है और उत्तराखंड के लोगों ने इस पर हमें अपना समर्थन मत दिया था और सभी से वार्ता करने के बाद हम ये लाए हैं। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारी अपेक्षा है कि देश के अन्य राज्य भी यूसीसी को लागू करेंगे और संविधान में समानता के अधिकार की व्यवस्था करेंगे। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुए बनभूलपुरा हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को नैनीताल पुलिस ने नई दिल्ली से गिरफ्तार किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में अपने आवास पर मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों का उद्घाटन किया। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के सचिव राजेश कुमार सिंह ने कहा कि भारत कार्बन उत्सर्जन पर किसी भी अनुचित आदेश को स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन इस दिशा में अपनी प्रतिबद्धता से अधिक काम करेगा। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि लगभग 65,000 कार्यात्मक प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों पैक्स को उनकी दक्षता में सुधार के लिए इस साल अगस्त तक कंप्यूटरीकृत किया जाएगा। रिजर्व बैंक के मुताबिक यात्रियों को डिजिटल पेमेंट की सुरक्षा, बेहतर सुविधा, भुगतान में तेजी और किफायत सेवा प्रदान करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के भुगतान में सक्षम प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स को जारी करने की मंजूरी दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने एनपीसीआई को पेटीएम ऐप के यूपीआई संचालन के लिए तीसरे पक्ष के प्रदाता बनने की संभावना की जांच करने के निर्देश दिए। गूगल ने कहा है कि उसका एआई चैटबॉट वर्तमान घटनाओं और राजनीतिक विषयों से संबंधित कुछ संकेतों का जवाब देने में हमेशा भरोसेमंद नहीं हो सकता है। देसी एयरलाइन गोफस्ट को दिवालियापन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में 2 वित्तीय बोलियां मिली हैं। गोफस्ट का परिचालन पिछले साल मई से बंद है।
टेली कम्युनिकेशन इक्विपमेंट बनाने वाली नोकिया ने भारतीय विज्ञान संस्थान के साथ साझेदारी की घोषणा की। IRCTC ने फूड ऑर्डरिंग और डिलीवरी ऐप स्विगी के साथ डील की है। इस डील के बाद अब स्विगी ट्रेन में भी फूड की डिलीवरी कर सकेगा। महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन FDA ने चीज को लेकर मैकडोनाल्ड आउटलेट के खिलाफ कार्रवाई के बाद उसके आउटलेट के लाइसेंस को बहाल कर दिया है। ईरान की सेना ने पाकिस्तान में जैश अल अदल आतंकवादी समूह के वरिष्ठ कमांडर इस्माइल शाहबख्श और उसके कुछ साथियों को मार गिराया। अमेरिकी विदेश विभाग के सचिव एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के युद्ध से न केवल यूक्रेन बल्कि वॉशिंगटन, नाटो सहयोगियों और मुक्त खुले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भी खतरा है। रूस यूक्रेन युद्ध के 2 वर्ष पूरे होने पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा एक विशेष बैठक आयोजित की गई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस पर 500 से अधिक नए प्रतिबंधों की घोषणा की। ब्रिटेन ने भी रूस पर प्रतिबंधों की नई घोषणाएं की हैं। युद्ध के बीच रूस ने परमाणु बल को किया आधुनिक। राष्ट्रपति पुतिन ने साफ किया कि रूस की परमाणु क्षमता धरती, आकाश और समुद्र में सर्वोत्कृष्ट है। अमेरिकी प्रांत मिसिसिपी में प्रशिक्षण के दौरान एक सैन्य हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने से 2 सैनिकों की मौत हो गई। फलस्तीन रेड क्रिसेंट सोसाइटी द्वारा मध्य गाजा में अल जवैद शहर से 7 घायल फलस्तीनियों को निकाला गया। कतर ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की सुनवाई में इजराइल की आलोचना की। पेरू के दक्षिणी हिस्सों में कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ की स्थिति बन गई है। इजराइल की ओर से बार-बार बमबारी और जमीनी हमलों के कारण लगभग 15 लाख फलस्तीनी नागरिक वर्तमान में दक्षिणी गाजा के शहर रफा में फंसे हुए हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच रांची में खेले जा रहे सीरीज के चौथे टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने अपनी पहली पारी में 7 विकेट के नुकसान पर 219 रन बना लिए हैं। रांची टेस्ट में इंग्लैंड की पहली पारी 353 रन पर सिमटी। रांची टेस्ट के दूसरे दिन इंग्लैंड के युवा स्पिनर शोएब बशीर का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। शोएब बशीर ने 84 रन देकर 4 विकेट लिए। रविवार को होने वाले लीग कप फाइनल से पहले मोहम्मद सलाह को लिवरपूल के ट्रेनिंग सेंटर में आता देखा गया। लिवरपूल की टीम रविवार को लीग कप के फाइनल में उतरेगी तो उसकी नजर सीजन में 4 ट्रॉफी के सपने को बरकरार रखने पर होगी। मैन सिटी के मैनेजर पेप ग्वार्डियोला का मानना है कि नए इन्वेस्टर सर जिम रैडक्लिफ के आने के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड जल्द ही वापसी करेगी। बायर लीवरकुसेन ने 33 मैच से अविजित रहने का एक नया जर्मन रिकॉर्ड बना दिया है। बायर लीवरकुसेन ने बुंदेसलीगा में मेंस को मात दी। स्पेन की महिला फुटबॉल टीम ने वुमेन्स नेशंस लीग सेमीफाइनल में नीदरलैंड्स को शिकस्त दी। लुइस हैमिल्टन का कहना है कि मर्सिडीज ने इस सीजन के लिए अपनी कार में काफी सुधार किया है। हालांकि उन्होंने कहा कि रेडबुल बड़े अंतर से फेवरेट है। लिब्रोन जेम्स ने लॉस एंजलिस लेकर्स में वापसी पर 30 अंक स्कोर किए। आतंकवाद पर बेस्ड फिल्म आर्टिकल 370 को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं। वहीं विद्युत जामवाल की फिल्म क्रैक आर्टिकल 370 से पीछे रह गई है। बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री जानवी कपूर दक्षिण भारतीय फिल्मों में डेब्यू को लेकर उत्साहित हैं। बॉलीवुड के जाने माने फिल्मकार संजय लीला भंसाली 61 वर्ष के हो गए। आयुष शर्मा की रुस्लान प्री टीजर ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। फिल्म क्रू में करीना कपूर, तब्बू और कीर्ति सेनन अहम भूमिका में नजर आएंगी। एक्ट्रेस आलिया भट्ट की अपकमिंग फिल्म जिगरा जल्द होगी रिलीज। सुपरस्टार अजय देवगन अगली फिल्म औरों में कहां दम था में आएंगे नजर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।